तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर बात की थी पैरामीटर्स की, और पैरामीटर्स में हम लोगों ने बात की कि 3 टाइप के पैरामीटर होते हैं। एक तो जेड पैरामीटर होता है, एक वाई पैरामीटर होता है और एक एच पैरामीटर होता है। अभी हम लोग सबसे पहले जेड पैरामीटर की बात करेंगे। एक टाइप के पैरामीटर को अच्छे से ढंग से समझ लो, दूसरे टाइप का पैरामीटर, तीसरे टाइप का पैरामीटर ईजिली हो जाएगा। तो एक का फॉर्मेट अच्छे से समझ लो आप, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जेड पैरामीटर की बात करते हैं। तो जेड प्राचल, जेड पैरामीटर, अभी हमने एक इसका दूसरा नाम भी बताया था कि खुले परिपथ के प्रतिबाधा प्राचल है ये, ठीक है। ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर है ये, खुले परिपथ के प्रतिबाधा प्राचल, ये ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर, ये होता है। अब ये क्या है, किस तरीके से, देखो जेड पैरामीटर को डिस्कस करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जैसे हमारे पास में 4 वेरिएबल है, जैसे I1, I2, V1 और V2, 4 पैरामीटर, 4 छोटे छोटी क्या राशियां हैं, 4 वेरिएबल्स है, 4 चर राशियां हैं। अब इन 4 चर राशियों में देखो क्या है, मैं एक जुगाड़ लगाता हूं। एक तो है I1, I2, एक है V1, V2, ये चीज़ें। तो जैसे हमने एक सर्किट बनाया था, ये यहाँ पर जो करंट वोल्टेज माना था वो V1 माना था, यहाँ पे जो करंट माना वो I1 हो गया, यहाँ पे जो करंट है वो I2 हो गया, यहाँ पर वोल्टेज V2 हो गया, ऐसा बोला था। ये कैपिटल में है सारे के सारे। अब मैं कुछ 4 अलग राशियां मान रहा हूँ, वो स्मॉल लेटर्स में मानूंगा मैं। तो 4 राशियां मान रहा हूँ, I1, I2, V1 और V2, ठीक है। इनमें मैं ऐसे मान रहा हूँ कि जैसे V1 व V2 ये स्मॉल में है, कैपिटल में है, ये स्मॉल में है। ये कोई 4 राशियां मानी है मैंने। V1, V2, I1 व I2 के फलन है, मतलब कि V1 एंड V2 आर फंक्शन ऑफ I1 एंड I2। मतलब V1 और V2 को मैं I1 और I2 का फंक्शन मान लिया, ठीक है। फंक्शन मानने का मतलब है कि I1 और I2 पर निर्भर करेंगे V1 और V2, I1 I2 पे डिपेंड करेंगे V1 V2, मतलब I1 I2 कैसे स्वतंत्र चर है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए, ठीक है। फंक्शन मानने का मतलब सिंपल सा ऐसा होता है, जैसे किसी को मैं अगर मान लो कि ऐसा है, यहाँ पे समझा देता हूँ एक चीज, कि जैसे कोई फंक्शन है f, एक सेकेंड, अगर मान लो कोई फंक्शन है f और ये f अगर x और y पर निर्भर करता है, x और y का फलन है ये, तो f x और y का फंक्शन है, तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं ना। तो इसी तरीके से इधर भी लिख सकता हूं मैं क्या, कि जैसे V1 I1 I2 का फंक्शन है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं V1 इक्वल्स टू V1 किसका फंक्शन है, I1 I2 का फंक्शन है। इसी तरीके से जो V2 है वो V2 भी किसका फंक्शन है, वो है I1 और I2 का फंक्शन है, ठीक है। ये दोनों को ऐसे लिख दिया, आई बात समझ। अब देखो इसको एक ध्यान से शांति से बैठ के पहले इसको समझ लो, फिर आगे वाला भी समझ में आ जाएगा। अब मैं बोल रहा हूँ जिसको, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया, फंक्शन नंबर 1, फंक्शन नंबर 2। आप इसको ध्यान से देखना, ये जो है ये वाली बात, इसमें ऐसा है कि जैसे f x और y का फंक्शन है, तो हम लोग यहाँ पर अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन करें, अगर आंशिक अवकलन करेंगे, तो ऐसा होता है, देखो अगर x और y में कुछ चेंज होता है, x और y में कुछ परिवर्तन होता है, तो उसका इफेक्ट f पर पड़ेगा। अरे f में चेंज होगा अगर x और y चेंज होता है तो, क्यों, क्योंकि f x और y का फंक्शन है। तो मान लो x में कुछ चेंज होता है, y में कुछ चेंज होता है, तो f में जो टोटल चेंज होगा, f में जो कुल परिवर्तन होगा, वो ऐसे लिखते हैं df,
और ये कैसे आता है, पहले f का x के सापेक्ष अवकलन करो, y को नियत मानकर, y को कांस्टेंट मानकर, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं dx से। फिर f का y के रिस्पेक्ट में अवकलन करो, x को नियत मान के, x को कांस्टेंट मान के, और यहाँ पर लिख दो dy। अरे ऐसा करते थे ना बचपन में, या पार्शियल डिफरेंशिएशन जब भी पढ़ते हो आप, आंशिक अवकलन जब भी पढ़ते हो तो वैसा होता है। अरे एक तो डिफरेंशिएशन होता है, एक पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है, एक तो अवकलन होता है सामान्य अवकलन, एक आंशिक अवकलन होता है। जब वेरिएबल एक ही होता है तो उसको हम लोग नॉर्मल डिफरेंशिएशन बोलते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा होता है तो उसको पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं, इसको डेल से लिखते हैं। ऐसा होता है। इसमें ऐसा होता है कि एक के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो दूसरे को कांस्टेंट मान लेंगे, फिर यहाँ पर दूसरे के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पहले वाले को कांस्टेंट मान लेते हैं। ऐसा करते हैं। सेम प्रोसीजर मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, इसको ध्यान से देख लो। अगर देखो dv1 जैसे f है तो df हो गया, तो इसका मैं बात करूँ तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम 1 देखो क्या आएगा, ये आएगा dv1, ये डेल v1 इसका i1 के रिस्पेक्ट में, i1 के रिस्पेक्ट में आ गया। फिर यहाँ पर क्या, i2 को कांस्टेंट हो जाएगा, तो i2 में कांस्टेंट लिख नहीं रहा, समझ में आता है, ये अंडरस्टूड चीज़ है। तो मैं जैसे यहाँ पर y लिखा तो मैं y लिख नहीं रहा, मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पर dx आया था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, di आ जाएगा। फिर i2 के रिस्पेक्ट में होगा, v1 का i2 के रिस्पेक्ट में, फिर यहाँ क्या आ जाएगा di2। अरे ये बात चमकती है ना, सिंपल सी बात है। इसका कर दिया मैंने इसे। अब इसी सेम तरीके से इसको सेकंड का भी कर दूंगा, लेकिन पहले इस फर्स्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। देखो फर्स्ट को क्या कंप्लीट करना है, इसको अब नए तरीके से लिखते हैं। कैसे, जिन जिन में भी d लिखा हुआ है, d उनको कैपिटल में लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर dv1 है तो इसको कैपिटल v1 लिख लेते हैं। ये यहाँ पर di1 है तो ये इसको कैपिटल i1 लिख लेते हैं। ये इसको अभी बाद में लिख दूंगा, इसको भी बाद में लिखूंगा। इसको पहले लिख लो, ये क्या है di2 है तो कैपिटल i2 लिख लो इसको भी। कूल है, समझ में आता है, ठीक है भैया। आगे की बात करते हैं। अब देखो ये जो है और ये जो है, ये क्या है, वोल्टेज और करंट है, उनका अनुपात है, वोल्टेज और करंट का रेशियो है। तो वोल्टता और धारा का अनुपात क्या होता है, अरे प्रतिबाधा होता है ना, सीधी सी बात है ना। V/I क्या होता है, R होता है, या इसको Z बोल लो। Z बोलने लग गए ना अब तो आजकल हम लोग, मतलब कि जनरल फॉर्म होता है Z। तो क्या है, प्रतिबाधा है। तो ये क्या है, एक तरीके से प्रतिबाधा है। V और I का अनुपात है, तो ये कैसा आएगा, प्रतिबाधा आएगा। लेकिन इसका कुछ ना कुछ प्रतिबाधा भी कुछ अलग टाइप की है, क्या नाम है इसका, इसको बोलेंगे, अभी मैं बताऊंगा। ये भी वोल्टेज और करंट का ही रेशियो है, तो ये भी है तो प्रतिबाधा ही, तो ये भी है प्रतिबाधा। अब इनके नाम लिखना सिखाता हूँ, इनके नाम कैसे लिखते हैं। देखो ये जो प्रतिबाधा है, ये जो इम्पीडेंस है, ये V1I1 ऐसा है, मतलब सेम लूप का वोल्टेज है, सेम लूप का करंट है, यही पढ़ा था हमने। और सेम लूप का वोल्टेज, सेम लूप का करंट अगर आ जाता तो उसको हम बोलते हैं परिचालन बिंदु प्रतिबाधा, ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस। अरे V1 और I1 आ जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस बोलते हैं, परिचालन बिंदु प्रतिबाधा बोलते हैं। और 1-1 आ जाता है, मतलब पहले लूप का हो जाता है, तो उसको हम लोग निवेशी प्रतिबाधा भी बोलते हैं, इनपुट, क्योंकि इनपुट पहले लूप में देते हैं, तो इसको इनपुट इम्पीडेंस भी बोल सकता हूँ, निवेशी प्रतिबाधा। तो इसका मतलब ये कैसा है, निवेशी प्रतिबाधा। तो ZI लिख देता हूँ, I फॉर इनपुट, निवेशी, तो ये ZI हो गया। बात समझ में आती है। ये देखो V1/I2, जो V1/I2 है ये पहले लूप का वोल्टेज है, दूसरे लूप का करंट है। तो ये ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस नहीं, ये अलग अलग लूप की बात कर रहा है, मतलब V1 की और I2 की बात कर रहा है। V1 और I2 की बात कर रहा है ये। तो V1 और I2 की बात करा तो ये अलग अलग लूप की बात करा, अलग अलग लूप में बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर इंपीडेंस, अंतरित प्रतिबाधा, ऐसे बोलते हैं ना। ये अंतरित प्रतिबाधा है, बिल्कुल बात समझ में आती है। लेकिन यहाँ पर इसको जब लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, जब भी ऐसे लिख रहे हैं अलग अलग आ रहा हो ना, अलग अलग, जैसे ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, कई बार इधर 2 आ जाएगा, कई बार इधर 1 आ जाएगा,
इसका नाम ऐसे लिखते हैं, जेड तो पता चल गया कि जेड है कि क्या है, इसका नाम ऐसे लिखते हैं। देखो पहले नीचे वाले पे फोकस करो फिर ऊपर वाले पे, मतलब पहले इस नीचे वाले पे फिर इस पे। तो नीचे जो टर्म है अपॉन में, फिर ऊपर वाले पे जाना। तो नीचे 2 है ऊपर 1, नीचे 2 है ऊपर 1, मतलब 2 का इफेक्ट 1 पे आ रहा है। ऐसा है 1 और 2, तो 2 का इफेक्ट 1 पे आ रहा है। नीचे वाले का इफेक्ट देखना अपने को, पहले नीचे वाले से देखना, नीचे से ऊपर की तरफ। तो 2 से 1 की तरफ इफेक्ट आ रहा है, मतलब पीछे की तरफ आ रहा है, और पीछे की तरफ आता है उसको बोलते हैं रिवर्स, व्युत्क्रम। तो इसको लिखते हैं ZR। अभी इसका पूरा नाम थोड़ी देर बाद में बता दूंगा। तो ये एक इक्वेशन तो ये आ गई मेरे पास में, ये ठीक है। ये पहले एक इक्वेशन आ गई, इसको इक्वेशन नंबर में 3 बोल देता हूं। क्लियर है। अब जैसे ये सेम जो चीज की है हमने फर्स्ट इक्वेशन के साथ में, सेम सेकंड इक्वेशन के साथ में भी ऐसे डील करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो फ्रॉम टू देखो इक्वेशन नंबर 2 में जैसे इसमें dv1 होता तो ये क्या हो जाएगा dv2, ठीक है। इधर पहले v2 का i1 के सापेक्ष अवकलन होगा, फिर i2 के सापेक्ष अवकलन होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफरेंशिएट dv2 विद रिस्पेक्ट टू i1 टेकिंग कांस्टेंट i2 को नियत मानकर। तो यहाँ आ जाएगा di1, फिर i2 के सापेक्ष हो जाएगा dv2 डेल v2 अपॉन डेल i2 इंटू di2, ऐसा आ गया। फिर वही सारी चीजें जिनके साथ में dd लिखा हुआ है उनको तो क्या लिख लो आप, कैपिटल्स में। तो ये तो हो जाएगा कैपिटल V2, ये आ जाएगा कैपिटल I1, ये क्या आ जाएगा कैपिटल I2, ठीक है। अब इनकी बातें करते हैं, इसकी और इसकी बात करते हैं। ये वाला देखो वोल्टेज और करंट का रेशियो है तो Z, तो Z है। ये भी वोल्टेज और करंट का रेशियो ये भी है तो Z। अब ये Z कैसा, कई जगह मैं Z को, मेरी आदत है मैं Z को ऐसे लिख रहा हूँ, तो किसी को प्रॉब्लम हो तो ऐसे ही समझ लेना, Z एक ही बात है, ठीक है। ये Z, ये भी Z, तो ये Z कैसा है, ये Z क्या है, इनका मीनिंग क्या है पहले ही समझ लेते हैं। देखो ये है अलग अलग है, 2 और 1 है, लेकिन नीचे 1 है ऊपर 2 है। इस पहले वाले का उल्टा है, तो मेरे को मैंने बोला था पहले नीचे वाले से शुरू करना। तो 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं, तो 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं, मतलब आगे की तरफ जा रहे हैं। आगे की तरफ जाने को बोलते हैं फॉरवर्ड, अग्र। तो ये हो गया फॉरवर्ड इंपीडेंस, अग्र प्रतिबाधा, ठीक है। इसमें देखो, इसमें दोनों सेम है, और जब दोनों सेम जैसे यहाँ पर V1 I1 था पहले वाले में, इसमें क्या है V2 I2 है, और V2 I2 है, ये सेम है। तो ये कैसा ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस है, परिचालन बिंदु प्रतिबाधा ही है। ये बात तो समझ में आता है कि ये कैसा है, परिचालन बिंदु प्रतिबाधा। लेकिन ये आउटपुट पर ले रहे हैं ना, सेकंड वाला पार्ट कहाँ, आउटपुट पे तो है। अरे ये तो पहला वाला पार्ट हो गया, सेकंड, ये 2 का पार्ट इधर है, तो ये आउटपुट पर है। तो इसको हम लोग जो बोलेंगे, जैसे 1 वाला आया था V1 अपॉन I1, उसको निवेश बोल दिया था। तो V2 अपॉन I2 को क्या बोलेंगे, निर्गम बोलेंगे, आउटपुट। ये इनपुट हो गया था तो ये आउटपुट, तो इसको आउटपुट इंपीडेंस बोल दिया। आई बात समझ। तो अपने पास में क्या आ गई, एक ये इक्वेशन आ गई। तो अपने पास में 2 इक्वेशन आ गई टोटल मिला के। एक तो इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल दिया। फाइनली मेरे पास में ये 2 इक्वेशन आ गई V1 V2 के लिए। ये अब इनके मैं नाम लिखना सिखा देता हूँ कि इनके नाम का क्या मीनिंग है, किस तरीके से इनके नाम, ये जो ZI ZR ZF ZO में अग्र पश्च व्युत्क्रम, ये जो सारे बोल रहा हूँ ना, इनको मैं लिख के बता देता हूँ क्या मीनिंग है इनके। उससे पहले हम लोग इसको देखो बात करते हैं। इधर मेरे पास में 2 इक्वेशन आ गई, तो इसको डील करते हैं। फाइनली मैं इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पे दोबारा से लिख रहा हूँ। ऐसा आ गया V1 I1 I2, V2 जो है I1 I2, इसमें है ZI, इसमें है ZR, इसमें है ZF, और इसमें क्या है ZO।
ये इक्वेशन नंबर 3 और 4 ये मिलकर ये आएगी अपने पास में। ठीक है, इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में V1 V2, ये आ जाता है ZI, ये ZF, ये है ZR, ये Z0, और ये हो गया I1 और I2 के फंक्शन है तो ये I1 I2 हो गया। ऐसे लिखते ना। क्रेमर का जो मैट्रिक्स लिखने का मेथड था वो हमने सिखाया था, मैंने KVL जब पढ़ाया था, KVL का जो एनालिसिस पढ़ाया था उसमें ये मेथड सिखाया था ना कि V1 V2 तो इधर आ गया, I1 I2 है तो I1 I2 का तो मैंने एक कॉलम मैट्रिक्स बना लेते हैं, एक स्तंभ मैट्रिक्स बना लेते हैं, और ये जो Z वाले हैं चारों टर्म ऐसे लिख देते हैं। अगर वापस से चेक करना हो तो आप कर सकते हो, दोनों इक्वेशन मिल जाएंगे यहाँ से। इधर तो V1 और इधर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई ऐसे होता है ना, अरे ये 2x2 का है और ये 2x1 का है, तो मल्टीप्लाई करो तो इसको इससे करेंगे तो इसमें इसको इससे करेंगे तो ये ZI I1 ZR I2 ZR I2 ऐसे दोनों टर्म मिल जाएंगे, पहला इक्वेशन मिल जाएगा। इसी तरीके से दूसरा इक्वेशन मिलेगा तो V2 इधर तो लेफ्ट साइड में, इधर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। तो ये मैट्रिक्स लिखने का एक क्रेमर रूल होता है, क्रेमर का विधि है ये है। ठीक है, अब ये जो मैंने लिखे थे ना ZI, ये जो चारों है ये क्या है, ये तो वोल्टेज मैट्रिक्स है, ये प्रतिबाधा मैट्रिक्स है, इम्पीडेंस मैट्रिक्स, और ये क्या है, करंट मैट्रिक्स है, धारा मैट्रिक्स है। ठीक है, अब ये जो Z मैट्रिक्स है इसके बारे में मैं बात कर लेता हूं। तो जो Z मैट्रिक्स है, Z मैट्रिक्स ये अपना आया ZI ZR ZF ZO, इसको हम लोग ऐसे ही तो लिखते हैं Z11 Z12 Z21 Z22 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब देखो इन चारों के नाम लिखना सिखा देता हूं, नाम कैसे लिखते हैं इनके। ZI जो है ZI कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो मैं बता देता हूं, तरीका बता देता हूं कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये इक्वेशन उठा लो, कौन सी में, ZI ऊपर वाले में, तो ऊपर वाली इक्वेशन उठाएंगे। अगर मुझे ZI कैलकुलेट करना है, ये V के पदों में कैलकुलेट करना, ये आगे वाले जो सारे पैरामीटर हैं उनको कैलकुलेट करने का सबका तरीका ऐसा ही है। देखो क्या करना है, जैसे ZI कैलकुलेट करना है, इस टर्म से कैलकुलेट करूंगा मैं, इस टर्म से, तो ये जो दूसरा वाला टर्म है ना इसको जीरो करना है। तो दूसरे वाले टर्म में जीरो करने के लिए जैसे Z ये जो पैरामीटर्स है ना, Z पैरामीटर, पहली चीज एक दूसरी में, पहले दूसरी चीज बता देता हूं आपको। हमने एक नाम लिखा था यहाँ पर, ये इम्पीडेंस प्रतिबाधा प्राचल बोल रहे थे ना, प्रतिबाधा या इम्पीडेंस प्राचल क्यों बोल रहे थे, क्योंकि यहाँ पर जो सारे पैरामीटर्स आए हैं दोनों इक्वेशन में फाइनली जाके ये Z ही आए हैं, इम्पीडेंस ही आए हैं, प्रतिबाधा, इसलिए प्रतिबाधा प्राचल बोला था इसको। ठीक है, अब देखो अगर मुझे ZI कैलकुलेट करना है, यहाँ पर क्या करना है, मुझे ZI कैलकुलेट करना है, तो ZI कैलकुलेट करने के लिए मैं इस पार्ट को जीरो कर देता हूँ, और इस पार्ट को जीरो करने के लिए Z वाले टर्म जीरो नहीं करने हैं, ये जो करंट के और वोल्टेज के जो टर्म है वो जीरो करने हैं हमने को। तो मैं इस इक्वेशन में अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है, इस पार्ट का ZI कैलकुलेट करना है, तो मैं इस टर्म को जीरो कर देता हूँ। इस टर्म में मैं Z को जीरो नहीं करना, I को जीरो करना है। ठीक है ना, तो इसमें I2 को जीरो कर दूंगा। I2 जैसे जीरो होगा ये बच जाएगा V1 इक्वल्स टू ZI I1, और ZI कैलकुलेट करना तो क्या जाएगा V1 अपॉन I1 ऐसा आएगा। अगर मुझे ZR कैलकुलेट करना पड़ेगा तो मैं इसको जीरो कर दूंगा, मतलब I1 को इसको जीरो कर दूंगा, तो ZR कैलकुलेट करने के लिए बच जाएगा V1 इक्वल्स टू ZR I2, तो ये ZR क्या जाएगा V1 अपॉन I2। समझ में आ रही ना बात, तो सबको इस तरीके से डिफाइन किया गया है। तो ZI कैलकुलेट करने के लिए I2 को जीरो कर दूंगा, और I2 को जीरो करते ही क्या आ जाएगा V1 अपॉन I1, तो यह आ जाएगा V1 अपॉन I1, यह आएगा V1 अपॉन I1, और V1 अपॉन I1 को हम क्या बोल रहे हैं, निवेशी प्रतिबाधा खुले परिपथ की। अब देखो ये V1 अपॉन I1 ZI V1 अपॉन I1 कब आया, V1 अपॉन I1 तब आता है जब मैं V1 अपॉन I1 तब आता है जब मैं I2 को जीरो कर दूं, और I2 को जीरो कर दिया मैंने, ये इसको ऐसे लिख देता हूं, जबकि
I2 इक्वल्स टू 0। अरे I2, इस चीज को ध्यान से समझ लेना, I2 0 होगा तो ये हट जाएगा, ये हट गया तो V1 इक्वल्स टू जेड आई, I1 बच गया, जेड आई क्या हो जाएगा V1 अपॉन I1। तो ये I2 को 0 किया है ना, तब जाके ये आया है। और जब ये आ गया तो इसको क्या बोल रहे हैं, I2 0 होने का मतलब क्या है, I2 0, धारा का मान 0। और जब धारा सेकंड वाला जो इधर वाले पार्ट का धारा 0 हो गया, और धारा 0 होने का मतलब क्या होता है, धारा 0 होने का मतलब होता है खुला परिपथ। अरे पढ़ाया था ना मैंने, कहाँ पे पढ़ाया था मैंने, यहीं पे कहीं पढ़ाया होगा, ये रहा खुला परिपथ। धारा 0 हो गया मतलब खुला परिपथ, ओपन सर्किट है। इसका मतलब है कि मैंने क्या किया, ओपन किया है। तो जेड आई इक्वल्स टू V1 अपॉन I1, ये तो हो गया निवेशी प्रतिबाधा किसकी, खुले परिपथ की। खुला परिपथ क्यों, क्योंकि I2 को 0 किया। तो ये हो गया खुले परिपथ की निवेशी प्रतिबाधा, खुले परिपथ की निवेशी प्रतिबाधा, निवेशी प्रतिबाधा, इनपुट इंपीडेंस ऑफ ओपन सर्किट, या इसको आप ऐसे बोल सकते हो ओपन सर्किट इनपुट इंपीडेंस। ये ऐसा हो जाएगा व्हेन, इसको इंग्लिश में ऐसे लिख देंगे, तो ओपन सर्किट इनपुट इंपीडेंस, ओपन सर्किट इनपुट इंपीडेंस, ठीक है, ये आ गया। ये अभी तो मैं जेड आई के बारे में बताया है। अब जेड आर निकालूंगा, जेड आर। अब तो इसी मेथड को फॉलो करना है। अब देखो जेड आर कैलकुलेट करना है, तो इक्वेशन कौन सी, ये वाली इक्वेशन, जेड आर निकालना। जेड आर निकालने के लिए इसको 0 कर दो, मतलब I1 को 0 कर दो। I1 0 होता है, जेड आर क्या आ जाएगा, V1 इक्वल्स टू जेड आर I2 बचेगा, तो जेड आर क्या आ जाएगा, V1 अपॉन I2। तो V1 अपॉन I2 हो जाएगा ये V1 अपॉन I2, जबकि कौन 0 हो रहा है, I1 इक्वल्स टू 0 हो रहा है। तो व्हेन I1 इक्वल्स टू 0, मतलब इसमें भी I1 0 हुआ है, I1 0 हुआ है, इसका मतलब I1 0 हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसको में भी क्या किया मैंने, खुला परिपथ बनाया। धारा का मान 0 है, खुला परिपथ। और खुला यहाँ पे किसको किया है, निवेशी भाग को खुला किया। यहाँ पर किसको किया था, निर्गत भाग को खुला किया था मैंने, ठीक है ना। तो आप इसमें कई बार ऐसे भी लिखा जाता है, ये जैसे खुले परिपथ की निवेशी प्रतिबाधा जबकि निर्गम खुला परिपथ, तो ऐसे भी लिख दिया जाता है, पर बाकी मैं ऐसे लिख रहा हूं इसको। तो जेड आर इक्वल्स टू V1 अपॉन I2, जबकि I1 क्या हो, 0 हो, और I1 0 हो, तो ये क्या हो गया, ये V1 अपॉन I2 है। और V1 अपॉन I2 मतलब एक लूप का वोल्टेज दूसरे लूप का करंट, तो ये हो गया अंतरित प्रतिबाधा। अंतरित प्रतिबाधा तो हो गया, लेकिन ये अंतरित प्रतिबाधा कैसा है, रिवर्स है, व्युत्क्रम है, क्योंकि 2 से 1 पे आ रहा है, 2 से 1 पर पीछे आ रहा है, व्युत्क्रम बोलते हैं या पश्च बोलते हैं इसको, रिवर्स। तो ये क्या हो गया, पश्च प्रतिबाधा, और कैसी है, अंतरित है, क्योंकि एक में वोल्टेज है, दूसरे लूप का करंट है। तो ये कैसा हो गया, खुले परिपथ के लिए है ये। तो खुले परिपथ, खुला क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि करंट को 0 कर रहा हूं। खुले परिपथ की अंतरित व्युत्क्रम प्रतिबाधा। खुले परिपथ तो इसलिए क्योंकि करंट 0 है, अंतरित इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर एक पर वोल्टेज है, दूसरे का लूप का करंट अलग अलग का है, इसलिए अंतरित आ गया। व्युत्क्रम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 2 का इफेक्ट 1 पे आ रहा। तो हर एक वर्ड का मीनिंग है यहां पर, ठीक है ना। तो खुले परिपथ की व्युत्क्रम अंतरित व्युत्क्रम प्रतिबाधा या व्युत्क्रम अंतरित प्रतिबाधा, ऐसे बोल दो इसको। तो ये क्या हो गया, ओपन सर्किट, ये तो खुला परिपथ हो गया। ये हो गया ट्रांसफर इनवर्स इंपीडेंस, या इसको बोल लो कि इनवर्स ट्रांसफर इंपीडेंस, इनवर्स ट्रांसफर इंपीडेंस। क्लियर है, ये बात होगी। आगे वाला, आगे जेड एफ की बात कर रहा हूं। जेड एफ कैसे आएगा, जेड एफ कैलकुलेट करना, इसको 0 कर दो मतलब I2 को, और इसको 0 करते जेड एफ क्या आ जाएगा, V2 अपॉन I1। ये आ जाएगा V2 अपॉन I1, V2 अपॉन I1।
और इसमें क्या किया व्हेन, जबकि I2 को 0 कर दिया मैंने। समझ में आ रहा है ना, I2 को 0 कर दिया।